नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश का सबसे पुराना चैनल, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल और इसी चैनल पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। अडानी पर संसद में घमासान अभी भी जारी है। अडानी के मसले पर आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अडानी मसले पर एक के बाद एक कई सवाल दागे। उन्होंने कहा सरकार बताए कि आखिर अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच क्या रिश्ता है। उन्होंने पूछा कि जिन अडानी की वर्ष 2014 में नेटवर्थ $8 बिलियन थी, वो 2022 में $140 बिलियन तक कैसे पहुंच गई। राहुल ने पूछा कि अडानी को जिस क्षेत्र में काम का अनुभव नहीं था, उन क्षेत्रों में अडानी को काम कैसे मिल गया। अडानी पर राहुल ने ऐसे ही तमाम सवाल सरकार से पूछे तो साथ ही भर भर कर आरोप भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार विदेश नीति का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश से अडानी को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मदद करते हैं और देश के ज्यादातर सेक्टर्स में अडानी को फायदा पहुंचाया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत अर्जुन मेघवाल, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सबूतों के साथ आरोप लगाएं। वहीं अर्जुन मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी बिना दस्तावेज हवा में बात कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिना नोटिफिकेशन दिए प्रधानमंत्री के खिलाफ संसद में आरोप लगाना असंवैधानिक है। इससे पहले आज संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष अडानी मसले पर जेपीसी की मांग करता नजर आया। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कोई दम भी है या वो पूरी तरह से बेदम है। सवाल ये भी है कि अडानी पर शोर के पीछे 2024 चुनाव वाला जोर है क्या। ऐसे ही धधकते सवालों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले ये टीजर रिपोर्ट। हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अडानी जी। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? नियमों की अवहेलना करके पूरा उनकी टिप्पणी गाली गलौज, हमें खड़ा होना पड़ा, नियम दिखाना पड़ा। बिना किसी दस्तावेज के एक हवाई किला बना करके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोल रहे हैं हम, जेपीसी, वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीजें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? सरकार का मनसा स्पष्ट है, चर्चा होना चाहिए। विपक्ष ने ये तय किया है कि वो सदन की जो कार्रवाई है उसमें भाग लेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इस सारे मामले का सच है वो भारत की जनता तक पहुंच सके। प्राइम मिनिस्टर आके हम लोग को बनाए तो यही हुआ उस बात, नहीं तो मुसीबत हो जाएगा ना, भारत खत्म होते चला। अडानी जी के साथ ममता जी की आजकल काफी रिश्ते में काफी बदलाव आए हैं। मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती और अडानी जी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलती। विपक्ष लगातार से आज इस सदन में हो, सदन के बाहर, इन सारी पार्टियों में जिस तरीके से आपस में अपने अस्तित्व की लड़ाई है तो हमेशा बटी हुई है। तो कई सारे सवाल हैं, उन पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। हम बीजेपी से भी ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह थोड़ी ही देर में मेरे साथ होंगे। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल के आरोपों पर पार्टी का क्या कहना है। क्या प्रधानमंत्री और मोदी सरकार की छवि के खिलाफ नया नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है?
सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डीके दुबे जी जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस की तरफ उनका झुकाव है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, पुरोहित जी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कांग्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ताजपुर पोर्ट जो है ममता बनर्जी की सरकार जो चलती है पश्चिम बंगाल में उसके पास है, अडानी के पास है, इसलिए जो है टीएमसी एक अलग स्टैंड ले रही है, अडानी को एक तरीके से बचा रही है, ये कहने की कोशिश की अधीर रंजन चौधरी ने। इसके अलावा विवेक बिंद्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्वेस्टर भी हैं। रीना गुप्ता जी आपकी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगी और जैसा मैंने कहा सुरेंद्र राजपूत और डीके दुबे साहब मेरे साथ जुड़ ही चुके हैं। शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे करूंगा, क्या अडानी के नाम पर आप एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं जो शायद भारत जोड़ो में नहीं मिला, और ये नैरेटिव जो है अब नया क्रिएट होगा कि देखिए भ्रष्टाचार हुआ यहां पर, एक व्यापारी की नेट वर्थ जो है बिलियंस ऑफ डॉलर बढ़ गई, यही पूरा लब्बू लुआब था राहुल गांधी जी की स्पीच का। क्या राहुल गांधी आरोपों को प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि यह चुनौती बीजेपी ने उनको दी है? दीपक भाई, सबसे पहले तो बड़े दिन की छुट्टी के बाद आप आज आए, पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, स्वागत आपका, अभिनंदन आपका, शुक्रिया। उम्मीद है कि वही तेवर बरकरार रहेंगे। जी, 3-4 चीजें बड़ी साफ है। राहुल गांधी जी सदन में बोल रहे थे, खत्म हो गया, अब तो 49 मिनट का भाषण दिया था उन्होंने। उन सारी चीजों में आप और हम एक चीज से सहमत हो सकते हैं, आप पक्ष में रहिए विपक्ष में रहिए, कि आरोपों की जांच होनी चाहिए। आरोप गलत पाए जाएं तो इधर सजा, आरोप सही पाए जाएं तो उधर सजा। बात क्या कही राहुल जी ने? राहुल जी ने बात क्या, अगर मुख्य मुद्दों को आप देखें तो राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे, जो लोगों ने उनसे सवाल किए, जो सारी बातें हुई, अपना एक अनुभव उन्होंने साझा किया सदन में, और उन्होंने उसमें सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि जिसको डिफेंस की प्री क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, जीरो जिसके पास एक्सपीरियंस है, उनको इजराइल से इस तरीके से अगर वो हो जाता है, डील हो जाती है, तो इसके पीछे कौन है? जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर एल्बिट कंपनी से लेकर के सारा का सारा इजराइल से जो रक्षा सौदा है 90% अडानी जी के थ्रू हो रहा है, तो क्या इसमें बुरी बात है? इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद अगर अडानी जी को उन सारे क्या नाम बोलते हैं, ये क्या वो जो ऊपर उड़ता है भाई आपका, उसका समझौता अगर उससे हो रहा है, जो एचएल के पास प्री क्वालिफिकेशन है, अडानी जी को दे रहे हैं, ठीक है ना? आप हमको बताइए कि जीवीके एयरपोर्ट आप भी उतरे हैं, हम भी उतरे हैं, सैकड़ों बार उतरे हैं, पहले जीवीके के पास था एयरपोर्ट, किस तरीके से बुलिंग करके अडानी जी के पास आया एयरपोर्ट, आप भी जानते, कह पाए न कह पाए ये आपकी इच्छा है। ठीक है, अब सुन लीजिए सर पूरी बात में, तो मैं अब सर, आप कहेंगे मैं चाहता हूं सब 90 सेकंड बोले और एक के बाद एक आरोप लगाएं। मेरे पास लगभग 1 घंटे हैं सिर्फ हमारी बातचीत के, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। आपने एक बात उठाई, उसी बात पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है? एक एक मुद्दे पर हम जवाब ले ले। डीके दुबे जी क्या कहेंगे इन आरोपों पर जो सुरेंद्र भाई ने लगाए हैं? उनका कहना है कि जीवीके जीएमएमआर जिस एयरपोर्ट पर हम उतरे हैं उसको ईडी और सीबीआई का दबाव दिखाकर अडानी को दे दिया गया। नहीं, ये जो दबाव दिखाकर ये सुरेंद्र जी की अपनी बात हो सकती है और कांग्रेस की भी अपनी बात हो सकती है। मेरा मानना ये है कि वो जो जितने आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन को जांच करनी चाहिए? क्या पार्लियामेंट की जेपीसी उस पर फाइनेंशियल मैटर्स में ये सीधा सीधा इन्वॉल्व हो सकती है, जो एक प्राइवेट विषय है? दूसरा, हिंडरबर्न की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एक प्राइवेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की है। वो प्राइवेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो भी कहती है उस बात को कौन जांच करेगा? तो मुझे लगता है कि आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। जिन कंपनियों की, जिन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कही गई, चाहे एसबीआई की कही गई हो, चाहे एलआईसी की कही गई हो, या जिसकी भी, उन्होंने सबने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो मुझे लगता है कि हंगामा काटने की बजाय उन स्टेटमेंट्स पर फॉलो अप करना चाहिए, और जो चैलेंज उनको मिला है कि भाई आपके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है तो आप उसको प्रेजेंट करिए और सामने लेकर आइए कि भाई ये हमारे पास विषय है। लेकिन खाली खाली एलिगेशन लगाना, मुझे नहीं लगता कि हमारे डेमोक्रेटिक समाज में, जब हम ग्रोथ पर इस समय हैं, राष्ट्रीय ग्रोथ पर हैं, तो उस समय ऐसे व्यवधान पैदा किए जाएं, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बीजेपी और उनके जो सहयोगी हैं उनका ये कहना है सुरेंद्र जी, ये जो आरोप लगे हैं, ये आरोप जो है वो बिना किसी आधार के लगाए गए हैं, सिर्फ आरोप ही आरोप हैं।
राहुल जी के पास प्रूव करने के लिए क्या कोई दस्तावेज हैं तो दिखाए, और अगर है तो दिखाए क्यों नहीं? दीपक भाई, हम तो 1990 से, खैर मैं आपको जानता हूं, आप तो मुझे नहीं जानते होंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि सरकार के पास हमारे आरोपों को अपुष्ट अगर सरकार कर सकती है अपने दस्तावेजों से कर, जीवीके की मैं बात करूं तो मैं और आप दोनों जीवीके के एयरपोर्ट पर मुंबई उतरे हैं। आप इस बात से अगर सहमत ना हो तो मुझे बता दीजिए, उसके बाद वो एयरपोर्ट किस कंडीशन में अडानी को गया, वो अपने आप में आरोप पुष्ट करने के लिए काफी है। बाकी जांच गहराई से तो सरकार करेगी, जेपीसी करेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे पास तो खुला खेल है कि इजराइल से समझौता जो डिफेंस का वो से 90% काम अडानी जी को मिला है। ये अपने आप में सारे अखबारों में है, सारी चीजों में है। वो 90% काम एचएएल को नहीं मिल करके अडानी जी को मिला है। आखिर वो कौन से सरकमस्टांसेस है जो भारत की जो संस्था है एचएएल, उसको काम नहीं मिल रहा है, अडानी जी को काम मिल रहा है बगैर किसी पूर्व अनुभव के? आप मुझे बताइए, अगर ये चीज, ये आरोप लगाने के लिए क्या पुष्ट मटेरियल नहीं है? तीसरी बात जो अभी हमने हिडनबर्ग की तो बात ही नहीं की, हमने तो, इन्होंने कहा जेपीसी स्वायत्त संस्था है या नहीं, तो मैं आप तो काफी समय से देखे, बफोर्स में जब जेपीसी हुई थी या उसके बाद जेपीसी हुई थी, जेपीसी अपने आप में एक संस्था है जिसके अंडर में सारी संस्थाएं काम करेंगी। ईडी भी काम करेगी, सीबीआई भी काम करेगी, आईटी भी काम करेगी, और तमाम जो है सेबी भी काम करेगी, सारी काम करेगी, उसके सुपरविजन में काम करेंगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुपरविजन में काम करेंगी। तो अगर ये दोनों चीजें हम मांग रहे हैं तो हम क्या गलत मांग रहे हैं, और किसके ऊपर हम ऐसी बात कह दे रहे हैं जो कि हमें पुष्ट करने की आवश्यक? हाँ, सरकार का हमें अंग बना दीजिए, हम आपको सारे दस्तावेज, क्योंकि दस्तावेज हमारे पास नहीं है, दस्तावेज सरकार के पास है। ठीक है, लेता हूं आरपी सिंह जी। मैंने उनसे कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है आरपी सिंह जी कि बिना दस्तावेज हवा में आरोप लगाए गए हैं। जब पार्लियामेंट में आप कोई बयान देते हैं तो आपको उसके साथ कुछ पेपर्स देने होते हैं अगर आप इस तरह के गंभीर एलिगेशंस लगाते हैं। ये बीजेपी ने कहा है। राजपूत जी कहते हैं कि जो दस्तावेज हैं वो तो सरकार के पास होंगे, हम सरकार में आएंगे तो वो दस्तावेज दे देंगे। अभी वो कह रहे हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप इससे निकल कर आए इन आरोपों से। नहीं, आरोप के साथ कुछ तथ्य होंगे, कोई प्रमाण होंगे तो आरोप है। मैं अभी कह दूंगा कि मेरे मित्र सुंदर राजपूत जी के बैंक में इतने पैसे हैं, जहाँ उन्होंने उनके घर पे इतने सारे पैसे हैं, कुछ भी ऐसे अनाप शनाप बोल दूंगा, उसका कोई तुक नहीं है। भाई मेरे पास सबूत होंगे, मैं साबित करूंगा, डॉक्यूमेंट लाऊंगा, कुछ बैंक अकाउंट लाऊंगा, कुछ ट्रांजेक्शन लाऊंगा, कुछ जानकारी लेकर आऊंगा। क्योंकि सिर्फ अखबार में, विदेशी अखबार में कुछ छपा होगा, कहीं कुछ छपा होगा, उसके आधार पर मैं आरोप लगा लूँ। अच्छा चलिए, मैं अखबार के आरोप भी मानूंगा। जैसे बोफोर में अखबारों ने डॉक्यूमेंट, हिंदू ने डॉक्यूमेंट्स लगाने शुरू किए, पेपर वर्क दिया साथ में। मुझे याद है इंडियन एक्सप्रेस ने खूब अच्छा काम किया, उन दोनों ने सारे डॉक्यूमेंट लगाए। तो डॉक्यूमेंट लगाने किए तो बात बनेगी। आप जैसे उदाहरण देते हैं, इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे, दोनों माँ बेटे बेल पर है, इनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे उनमें डॉक्यूमेंट हैं, कोर्ट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट, उसके कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस लिया। और जब इनकी सरकार की थी तब से मुकदमे चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड वाला मुकदमे की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ ज़मीन के घोटाले उनमें मुकदमे चल रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में है, कोर्ट उसके आधार पर आगे उस पर संशय करता है, उस पर चिंता करता है, उस पर फिर काम करता है उसके अनुसार। पर आप निराधार एक कागज उठाएं, बोले मेरे पास ये है, अब उसको सदन पे रख दीजिए और बोलिए ये डॉक्यूमेंट है, इसके ये एविडेंस है, वो बात साबित हो जाएगी। क्योंकि आपको ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता, आप सदन में कुछ बात बोलें उस पर, क्योंकि आपको मुकदमा नहीं हो सकता आपके ऊपर, आप उससे बचे रहते हैं, इसलिए आप कुछ भी बोलेंगे निराधार बोलेंगे। आप जितने ये बात बोल रहे हैं, जरा मैं शर्त चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी को बोलिए जरा बाहर चलकर बोल दीजिए और मैं कल खुद डिफेमेशन केस डाल दूँ उनके खिलाफ। मेरा चैलेंज ले लीजिए, उनको बोलिए जितने आरोप लगाए, जरा एक मिनट सुन लीजिए। आगे रफाल के मामले में गए थे ना कोर्ट के अंदर, नाक हाथ कान पकड़कर माफी मांग कर आए थे कि नहीं मुझसे गलती हो गई। तो इसी प्रकार का मामला है। मैं तो अभी भी कहता हूं, चैलेंज स्वीकार करिए, कृपा कर कोई भी आपका एक दस्तावेज हो। अरे कौन आरोप लगा रहा है? जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनकी इंक्वायरी चल रही है। किसी का जवाब लेते हैं। मैं दोनों को 90-90 सेकंड दे रहा हूं आरपी भाई, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं, जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जा रहा हूं। सुरेंद्र जी,
आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आप ये आरोप बाहर नहीं लगा सकते, क्योंकि बाहर ये आरोप अगर राहुल गांधी लगाएंगे तो आरपी सिंह कह रहे हैं कि वो डिफेमेशन का केस कर देंगे। बोले आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के या पैसे को साइफन ऑफ करने के आरोप लगे हैं और कोर्ट में बेल पे है वो। देखिए, कोर्ट में बेल पर तो एक समय पे अमित शाह जी भी थे और कोर्ट में बेल पर तो छोड़ दीजिए तड़ीपार भी थे। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। आरपी सिंह जी बहुत सभ्य इंसान है, हमारे बड़े भाई की तरीके से हैं, ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से। मजबूरी है इनकी, भाजपा में है तो इनको उन्हीं का समर्थन करना है। हम तो आपको एविडेंस दे रहे हैं आरपी सिंह जी कि सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। हम तो आपको एविडेंस भी दे रहे हैं ना। आपके पास कागज है सर कि जीवीके एयरपोर्ट चला रहा था मुंबई का, जहां से मैक्सिमम ट्रैफिक जाता है। वो किस कंडीशन में अडानी जी के पास गया है, वो सारे कागज तो आप ही ले आओ ना बड़े भाई, हम कहां से लेकर के आए? हम आपको बता दें, हम एविडेंस दे रहे हैं आपको कि 2014 में बाकायदा इनकम टैक्स में भी, बाकायदा उसमें भी जो क्या नाम अडानी जी की नेटवर्थ थी वो 51,000 करोड़ रुपए थी और 2022 के अंत में उनकी नेटवर्थ 21 लाख करोड़ थी, यानी क्या नाम 41 गुने बढ़ी, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज इस ड्यूरेशन में मात्र 8 लाख करोड़ बढ़ा। हम बिल्कुल इस बात से वो हैं। इसी ड्यूरेशन में सारे एयरपोर्ट, इसी ड्यूरेशन में सारे डिफेंस के जो मैकेनिज्म हैं, इसी ड्यूरेशन में ग्रीन एनर्जी का, इसी ड्यूरेशन में आपके ट्रांसमिशन लाइन का सारा काम जो पहले से बना हुआ था, नया नहीं बनाया इन्होंने, जो पहले से बना हुआ था, कांग्रेस की सरकार में बना मैक्सिमम, कुछ अटल जी की सरकार में बना, कुछ अन्य लोगों की सरकार में बना, जो बना हुआ मैकेनिज्म था वो सारा का सारा इनको सौंपा गया। क्या यह सच नहीं है? और क्या यह सच नहीं है कि एयरपोर्ट की प्री क्वालिफिकेशन बिड थी कि साहब किसी आदमी को जब एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा उसे नहीं दिया जाएगा, तो उस क्या नाम नियम को नहीं बदला गया। तो ये सारे एविडेंस हैं आपके सामने, अगर आप जांच करना चाहें तो अच्छी बात। लेकिन आप तो अडानी जी को प्रधानमंत्री जी के पीछे छुपा रहे हैं या प्रधानमंत्री जी को अडानी जी के पीछे छुपा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी पे तो आरोप नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी से इतना पूछ रहे हैं खाली कि साहब अडानी जी आपके साथ कितनी बार दौरे पे गए, आपके बाद कितनी बार दौरे पे गए? श्रीलंका में आपने वहां के क्या नाम एनर्जी मिनिस्टर ने जो आरोप लगाया कि मोदी जी ने दबाव डाला राजपक्षे के ऊपर, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसके बाद भी अगर आपको आरोप पुष्ट होने की आवश्यकता है तो फिर भगवान बचाए। साफ सी बात वो कह रहा है, उसके बाद आप नहीं मान रहे। ठीक है, निशिकांत दुबे ने एक बड़ी बात संसद में कही थी सुरेंद्र राजपूत जी, मैं उसको दोहरा रहा हूं, मैं निशिकांत दुबे जी को कोट कर रहा हूं। और इस बीच मेरे साथ प्रांजल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, विवेक बिंद्रा भी जुड़ गए हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, रीना जी और पुरोहित जी। लेकिन आरपी सिंह जी आपके पास मैं आपको बिल्कुल जवाब देने का मौका दूंगा, क्योंकि सभी आरोप आप पर ही लगेंगे, क्योंकि आप अकेले सत्ता पक्ष की तरफ से हैं। प्रांजल फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर हैं, दुबे साहब भी हैं और मेरे साथ विवेक बिंद्रा जी भी हैं, वो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सब परिचित हैं उनसे। आरपी सिंह साहब क्या कहेंगे आप इनके आरोपों पर? वो कह रहे हैं कि जीवी के वो जो कंपनी थी उससे लेकर अडानी को तो दिया गया ना जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, ये कहना है सुरेंद्र राजपूत जी का, मेरा नहीं। देखिए, एक बात समझे, इन्होंने पहले बात की कि मैं भाजपा में हूं इसलिए मजबूरी है। सर मेरी मजबूरी नहीं है, मैं भाजपा में हूं और इसलिए नहीं हूं कि मेरे को कोई लालच है या मेरे को कोई ठेका चाहिए या मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या मेरे को कोई घोटाला करना है या आपकी पार्टी में जिस प्रकार के घोटाले किए जाते हैं उस प्रकार के लिए नहीं है हम लोग पार्टी में। आज 45.5 साल हो गए काम करते करते, और अगले जब तक जीवन, सुनिए सर, रोका नहीं मैंने, और जब तक जीवन है जब तक मैं सनातन धर्म के लिए और हिंदुस्तान के लिए काम करूंगा, और जो पार्टी सनातन धर्म की चिंता करेगी उसके लिए काम करूंगा, और जो निष्पक्ष काम करेगी उसके लिए काम करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु और आपकी पार्टी दूर दूर तक उसके पैमाने में खरी नहीं उतरती। इसलिए दूसरी बात, अरे भैया, दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज में, दो इंडिपेंडेंट कंपनीज के बीच में कहीं कुछ होगा, उसमें सरकार का क्या लेना देना? आप कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ एग्रीमेंट करेंगे, उससे सरकार का क्या लेना देना? उसमें आप सरकार को क्यों इन्वॉल्व करें? पहली बात। दूसरी बात, सर जरा इनसे पूछिए ना, कॉमनवेल्थ घोटाले में क्या क्या किया था, मैं उसका ब्यौरा दे दूं, कितने रुपए में टिश्यू खरीदे गए थे, कितने रुपए में डब्बे खरीदे गए थे, सब जानकारी है, सब कुछ दुनिया में है। परंतु फिर भी मैं कहता हूं, आपके पास कोई प्रमाण हो, कृपा कर कल राहुल गांधी को बोलिए, और हो सके तो आप साथ जरूर जाइएगा, कल जाइए, या हो सका आज शाम को जाइएगा, इस डिबेट के बाद पार्लियामेंट थाने जाइए, अपनी एक लिखित कंप्लेंट दर्ज करिएगा, लिखित कंप्लेंट, और लिखित कंप्लेंट कर एफआईआर करिए। अगर पार्लियामेंट थाना आपके कार्रवाई नहीं करता तो फिर कोर्ट जाइएगा कि कार्रवाई नहीं हो रहा, और दस्तावेज लगाइएगा जरूर,
और अगर दस्तावेज नहीं लगाएंगे तो फिर आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। परिणाम मतलब मैं कोई मारा पीटी नहीं, कोई ऐसा मत सोचिएगा। परिणाम भुगतने के लिए कि डिफेमेशन केस के लिए या जो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए तैयार रहिएगा। तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। हाँ, बोलने के लिए कुछ भी बोला जाए, बोलने में क्या जाता है। और दूसरी बात, इन्होंने पूछा कितनी बार गए, ये तो अगर आपके पास रिकॉर्ड आप बोल दीजिए। अरे देश का कोई व्यक्ति कहाँ घूमे, कैसे जाए, किसके पास जाए, इससे क्या लेने देना, इसका क्या वास्ता है सरकार का, इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने ये नहीं बताया कि आपने अपने रहते हुए बिरलास को या किस किस को क्या क्या एडवांटेजेस दिए। वो एक लंबा चौड़ा फेयर लिस्ट था, उसकी चिट्ठा उसका पूरा। तो विषय वो नहीं है। विषय है कि देश में कोई एंटरप्राइज है। और जहां तक आमदनी की बात करते हैं, मैं जरा राहुल गांधी की आमदनी बता दीजिए, राहुल गांधी क्या बिजनेस करते हैं जो उनकी आमदनी जरा बता दीजिए कितनी है और कहां से आती है। या प्रियंका वाड्रा की आमदनी कहां से क्या आती है, कौन कौन सा फार्म हाउस कैसे कैसे किस किस को लोन पे लेकर कैसे कर्जा लेकर कैसे घुमाया जाता है, टोपी कैसे घुमाई जाती है, उसके बारे में बता दीजिए आप। और उनका इनकम का सोर्स बता दीजिए क्या है, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, रॉबर्ट वाड्रा का, उनके इनकम के सोर्सेस क्या है, कहां से पैसे आते हैं उनके पास। चलिए, मैं सीधे रीना गुप्ता जी के पास चलता हूं और उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास चलूंगा। रीना जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आज आपकी पार्टी ने कड़ा स्टैंड तो लिया अडानी के मुद्दे पर, लेकिन आज आप सदन की कार्रवाई में भाग लेने नहीं गए, ऐसा क्यों? और आपका इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है? देखिए दीपक भाई, जब से मोदी जी आए हैं देश में अमृत काल नहीं अडानी काल चल रहा है। आप देखिए अडानी जी की नेटवर्थ जो $7 बिलियन थी, $7 बिलियन से $137 बिलियन हो गई। चाहे सेब हो जाए, चाहे सीमेंट हो जाए, चाहे पावर कंपनी हो जाए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें अडानी जी का कारोबार नहीं मोदी जी ने दिया है उनको। पहली बात। दूसरी बात ये कि सबसे पहले जांच इस बात की होनी चाहिए कि जो शेल कंपनियों के थ्रू, दीपक भाई, शेल कंपनियों के थ्रू जब पैसा लगाया जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि चाइना का पैसा लगा है, कि दुबई के शेख का पैसा लगा है, कि आतंकवादियों का पैसा लगा है। और वही पैसे से अब आपने पोर्ट खरीद लिए, एयरपोर्ट खरीद लिया, डिफेंस का 90% कारोबार अडानी जी के पास चला गया। तो एक तरीके से भारत की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इन शेल कंपनी में किसका पैसा लगा है। तीसरी बात यह है कि पूरे शेयर मार्केट में सबको पता था कि अडानी जी जो है स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो सेबी ने अभी तक तहकीकात क्यों नहीं करी? क्योंकि सरकार ने उनको बोला हुआ था कि अडानी जी हमारे परम मित्र हैं, अडानी जी की किसी कंपनी के किसी स्टॉक प्राइस की कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि सेबी ने कोई तहकीकात नहीं करी। आप हिंडनबर्ग की कंपनी की छोड़ दीजिए रिपोर्ट, हमारे देश में कितने स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञ ये बात कह रहे थे कि अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस का मैनिपुलेशन हो रहा है, और उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई? और अगर किसी को कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो आप पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे? ठीक है, ये तो जैसे आखिरी बात बोलना चाहूंगी, जैसे शोले की पिक्चर में वो जय और वीरू की दोस्ती थी ना, बिल्कुल वही मोदी जी और अडानी जी की दोस्ती नजर आ रही है कि कुछ भी हो जाए सबसे ऊपर हमारी दोस्ती कायम रहे, चाहे देश ऊपर से नीचे हो जाए। कोरोना काल में जब पूरे देश की इतनी बुरी हालत थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, तब अडानी जी की प्रतिदिन जो अडानी जी की इनकम थी 1600 करोड़ रुपए बढ़ रही थी प्रतिदिन। दीपक भाई 1600 ठीक करोड़। है, मैं चलिए आपने कई सारे आरोप लगाए और मैं इन्हीं आरोपों को सीधे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास ले जाता हूं। विवेक बिंद्रा जी, जो सवाल पूछा गया कि इनकी नेटवर्थ 8 बिलियन से 140 बिलियन कैसे हो गई, और क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सब कुछ करवा रहे हैं अडानी के फेवर में? अब प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, ये विपक्ष को जरूर प्रश्न पूछना चाहिए, और विपक्ष को बहुत बधाई, उनका काम है ये, तभी हमारे देश की जो गवर्नमेंट है इस समय वो रेगुलेटेड रहेगी। तो मैं बिजनेस की बात जरूर करूंगा, बड़ी कमाल की बात बताऊंगा, हो सकता है वायरल हो जाए आपके चैनल से। आज आप चौरसिया जी, आपको खुशी होगी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। शानदार वापसी की है अडानी ने, प्रोपेगेंडा फॉल फ्लैट हो गया है, अडानी वापस आ गए हैं। अडानी इस समय वन ऑफ द टॉप गेनर्स हो गए अमंग्स द वर्ल्ड रिचेस्ट।
7 आउट ऑफ 10 ग्रुप्स जो है इनके वापस आ गए, पूरा जंप मार गए हैं। अडानी फ्लैगशिप स्टॉक कर वापस जंप कर गया 25%, $6 बिलियन वापस रिकवर कर गया लोगों का। फोर्ब्स ने बोल दिया अडानी वापस टॉप 20 रिच में आ गए, इस समय 17वें सबसे अमीर आदमी हो गए। वो कहते कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं। मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा जरूर। हरीश साल्वे जो कि एक्स आप जानते हैं लॉयर रह चुके हैं अडानी ग्रुप के, आज अंबानी ग्रुप के लॉयर है, और वो अडानी ग्रुप के साथ में खड़े होकर क्या बोले कि पहले हम विदेशी इन्वेस्टर्स को वी यूज्ड टू वू देम, हम उनको बुलाते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब पूरा विदेश हमारे अडानी जी को बुला रहा है इस समय, और वही दिल जला रहा है इस समय। दैट इज कॉलिंग द हार्ट बर्न। टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी वो क्या बोल रहे हैं, जितना टर्मोइल आया है वो इस समुंदर में चाय के प्याले के मुकाबले, इतने बड़े समुंदर में चाय के प्याले के मुकाबले कुछ नहीं हो रहा भारत को। भारत बिल्कुल ठीक है इस समय, कोई समस्या नहीं आ रही। अश्वत्थ दामोदरन ये हमारे गुरु है, मैं भी इनको अपना गुरु मानता हूं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए एनवाईटी यूनिवर्सिटी के फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड के वैल्यूएशन गुरु है। कह रहे हैं अडानी विद ऑल इट्स फ्लॉज इज अ कॉम्पिटेंट प्लेयर इन इंफ्रा बिजनेस। कह रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेट डिपेंडेंस जो उनकी ग्रोथ हुई है वो डिपेंडेंट डेट पे थी, ये ग्रोथ एक्स्ट्रा डेट लेने के कारण हुई है। पर डेट है किसका, ये कह रहे हैं सीडेंट इन्वेस्टर जो है मार्क मोबियस, जो कह रहे हैं ना इस समय भारत के कुछ लोग लगे हुए हैं कि भारत गया, भारत गुड़ गया खत्म हो गया, बैंक खत्म हो गया, LIC खत्म हो गया। वो क्या बता रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। अरे रुक 2 मिनट दीजिएगा दीपक जी, कमाल की बातें बताऊंगा आपको, काम आएंगे एक एक करके। विवेक जी आप आपके पास वक्त है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। अभी स्टॉक प्राइस आपका कहना है कि ऊपर चले गए हैं, इस नहीं, मैं तो आपको बताने वाला हूँ कौन कौन क्या क्या कहने वाला, केवल मैंने क्रेडिट साइड जो है फिच रेटिंग की वो मैं आपके पास आऊंगा। प्रांजल भी मेरे साथ हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उनको मौका देना जरूरी है। पुरोहित जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में आज अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि आपने चूंकि ताजपुर पोर्ट लिया हुआ है इसलिए आप इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। हकीकत क्या है और कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे? देखिए हंसी आती नहीं, कांग्रेस के साथ की बात नहीं है। विपक्ष की सारी पार्टियां मजबूती के साथ अपने अपने एजेंडा लेकर खड़ी है। अडानी गेट जो भी है ये एक स्कैम है कि नहीं है, इसकी जांच होने की डिबेट के लिए तृणमूल कांग्रेस का हर सिपाही संसद में हम लोगों ने आवाज उठाई है। हमारे सांसद ने 267 के तहत इसके अंदर में अल्टीमेटम मतलब अब ये रिक्वेस्ट भी की है कि आप इस पे जांच, इसके ऊपर में जांच भी होनी चाहिए और बहस भी होनी चाहिए। बहस होने के लिए ये लोग बहस नहीं करने देते हैं कि क्या विषय है कि ये LIC और SI ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो सरकार का पैसा, जो जनता का पैसा सरकार बाध्य कर रही है कि ये अडानी शेयर्स में लगाए, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज देश के अंदर में अभी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने हुए हैं, मुझे लग रहा है अडानी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के बात कर रहे हैं। आज अडानी के शेयर ऊपर गिरे या नीचे गिरे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि अडानी के देश के अंदर में जो सत्ता में सरकार बैठी है, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में अगर लूप होल्स है, अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उस पर जांच होनी चाहिए। ये जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं? रही बात विदेशों की, तो भाई विदेशों में तो इनको मिलेगा ही। विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री उनको लेके जा रहे हैं कि आप इनको दीजिए ठेका, आपको ले जाएंगे। कल आपको अगर एयरपोर्ट मिल जाएगा, बजट में 50 एयरपोर्ट सैंक्शन हुए हैं, 50 एयरपोर्ट किसके लिए बना रही है सरकार? अडानी को बेचने के लिए। तो ये जो हम दो हमारे दो वाली जो सरकार है कि हमको 2 जन को ही देखना है, किसी को नहीं देखना। रही बात कांग्रेस ने जो इल्जाम लगाया, कांग्रेस का इल्जाम कांग्रेस अपने आंचल में ढाके कि तृणमूल कांग्रेस ने हर चीज का विरोध किया है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो पैगासस हो, हर बात को जमीन पर ममता बनर्जी ने उतारा है और वो लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में है, एक सशक्त हाथों में है। तो इसके अंदर में ये इस तरह की बात अगर हम टीवी चैनल में बैठ करके करते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है या अलग खड़ी है, देखिए कांग्रेस अलग दल है, तृणमूल कांग्रेस अलग दल है। लोकतंत्र के अंदर में हमारा अधिकार है, हम भी अपनी बात रखेंगे। अडानी समूह के साथ में जो भी इन्होंने धोखाधड़ी की है, इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। ये बैठ करके हंस रहे हैं विवेक बिंद्रा जी, इनको सोचना चाहिए कि ये देश के अंदर में गरीबों का पैसा है। LIC में किसका पैसा लगता है? लाइव शेयर मार्केट नहीं करता है गरीब आदमी, वो अपने जीवन की पूंजी लगाता है इंश्योरेंस के अंदर में। अभी क्या है LIC की जो अवस्था है कि आप शेयर मार्केट में लगा दीजिए, जिस दिन अडानी जी गए डब्बे में, सबके पैसे गए डब्बे में। ऐसा ही तो होना है। नोटबंदी में 4000 के लिए लाइन लगा दी थी, काला धन बंद हो गया क्या देश के अंदर से? नहीं हुआ। यही बात दीदी ने उस समय। पुरोहित जी यही रुकिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। आपने विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया, विवेक बिंद्रा जी हंस रहे हैं। विवेक जी आपके लिए 90 सेकंड, फिर मैं प्रांजल के पास जाऊंगा। भाई उन्होंने एक बात ठीक बोली, स्वयं प्रकाश जी, मैं आपको थोड़ा और प्रकाशित करता हूं। क्या बढ़िया बोलते हैं आप। मैं अडानी का ब्रांड एम्बेसडर हूं, आपने ठीक कहा है।
मैं बिल्कुल ब्रांड, मैं हर व्यापारी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं इस देश के 50% जीडीपी में ग्रोथ देने वाले, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 60% ग्रोथ देने वाले हर एमएसएमई एसएमई का ब्रांड एम्बेसडर हूं, और ये मैंने ठेका ले रखा है। इसके बदले में मिलता कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जब खुशहाली आएगी तो फायदा आपकी पार्टी का भी होगा, पूरे देश का होगा, हर एक का होगा। आपको जरा मैं 2-4 चीजों से और प्रकाशित कर देता हूं। स्वयं प्रकाश जी तेजी से पकड़ना, क्योंकि मेरी वर्ड पर मिनट जो है बहुत ज्यादा तेज है। आप ये समझ लीजिए, पहले आनंद महिंद्रा ने क्या बोला, आनंद महिंद्रा की बात सुन लीजिएगा। वो कह रहे हैं मैंने इस देश में अर्थक्वेक भी देख लिया, ड्रॉट भी देख लिया, रिसेशन भी देख लिया, वॉर भी देख लिया, टेरर भी देख लिया, अटैक भी देख लिया, लेकिन भारत के अगेंस्ट मत बोलना, भारत फिर वापस आएगा। विनायक चैटर्जी क्या बोल रहे हैं कि इनका जो धंधा है पोर्ट का, एयरपोर्ट का, सीमेंट का, रिन्यूएबल का, सॉलिड है, स्टेबल है, जनरेटिंग हेल्दी कैश फ्लो है। कौन है विनायक चैटर्जी? सीआईआई के चेयरमैन है। आप देवेंद्र चोकसी की बात बता देता हूं, केआर चोकसी होल्डिंग क्या बोल रहे हैं, रिकवरी वापस आ रही है क्योंकि प्रीपेमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग है, टेक्निकल सारे के सारे ठीक है। आपने बैंक की बात करी, एसबीआई का 0.8% लगा, उनकी लोन बुक का केवल 27,000 करोड़, 54,000 करोड़ का सैंक्शन था, इन्होंने एसबीआई से पैसा ही नहीं लिया। दिनेश खारा बैंक के चेयरमैन बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है। रुकिएगा 2 मिनट, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बोल रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा बोल रहा है देश के जो 10 एक्सपोजर है जिनको लोन दिए गए, अरे स्वयं प्रकाश जी आपको प्रकाशित कर रहा है। एक मिनट दीपक चौरसिया जी, मैं नहीं बोलूंगा। आप बता रहे हैं सरकार के सहयोग से काम कर। अच्छा स्वयं प्रकाश जी उनको कंक्लूड करने दीजिए ना, 20 सेकंड और 90 सेकंड में सबको देता हूं, मैंने आपको दिया, प्लीज बीच में मत टोकिए। इसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा, प्रांजल के पास भी जाना मुझे। स्वयं प्रकाश जी मुझे तो झगड़ा आपसे है ही नहीं, मेरा आपसे झगड़ा ही नहीं, आप तो बहुत प्यारे आदमी। मुस्कुराहट देखिए आपकी, एकदम कोलगेट स्माइल। जरा मुझको 1 मिनट दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कह रहा है? जो 10 सबसे बड़े लोन दिए गए थे हमारे देश में, उसमें अडानी का नाम नहीं है, बहुत छोटा है। एक्सिस बैंक क्या कह रहा है? हमारी लोन बुक का 0.94% दिया है, ये इतना छोटा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्रोविजन से बहुत ज्यादा छोटा है ये। इंडसइंड बैंक क्या कह रहा है? केवल 0.5% लोन दिया है हमने अडानी ग्रुप को अपनी लोन बुक के, ये बिल्कुल रिकवरी में है। और हिंडनबर्ग के बारे में 3 बातें बता देता हूं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर यूएस में चल रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए थे क्योंकि उनकी फ्रॉड प्रैक्टिस हैं, और उनको बैन कर दिया गया कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। एनवाई स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, वो भारत आते हैं क्योंकि भारत में बहुत लोग हैं। रुक जाइएगा जरा। अमेजॉन ने 10% एम्प्लॉइज को निकाल दिया जब उनका शेयर डाउन हुआ, गूगल ने 6% एम्प्लॉय को निकाल दिया जब शेयर डाउन हुआ, फेसबुक ने 13% एम्प्लॉय निकाल दिया जब शेयर डाउन हुआ, अडानी का शेयर 50% डाउन हुआ, एक भी आदमी को नहीं निकाला। ठीक है, यहीं पर रुकिए, मैं एक-एक करके बात करते हैं, एक-एक करके मुद्दों की बात करते हैं। मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, विवेक बिंद्रा कई ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे ये आभास होता है कि क्या जो एक आरोप लगा रहे फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े लोग कि भाई इससे हमारी भारत की ग्रोथ जर्नी पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, आप इसको कितना ठीक मानते हैं? अब कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की इस राय को देखिए, भारत की ग्रोथ जर्नी पर जो अटैक करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, और भारत सरकार की ताकत का और हर भारतीय की ताकत का विरोध का सामना उसको करना पड़ेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। भारत की ग्रोथ के सामने कोई नहीं टिकने वाला। इसमें हम, अपनी सरकार, भाजपा, पूरा देश, दीपक चौरसिया सब एक मत बोलेंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है, इसको लेकर के हमारा कोई दो राय नहीं है, हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा। लेकिन जहां पर बिजनेस में प्रैक्टिसेस आ रही हैं कि एक आदमी 7 बिलियन से 140 बिलियन पहुंच रहा है 8 सालों में, और दूसरी तरफ देश में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है, तो इस डिस्पैरिटी को जब आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बात आएगी। दूसरा भी, बिंद्रा जी तो खैर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये फाइनेंस की फील्ड के आदमी है भाई, जो ये अपना करना चाहे करें, हम लोग तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम तो इतना जरूर जानते हैं कि भाई अगर अडानी जी का विकास 41 गुना हुआ है तो देश का विकास भी तो कहीं ना कहीं 2, 4, 5 गुना, 10 गुना हो जाना चाहिए था। लेकिन देश का विकास मात्र $8 बिलियन हुआ है। इसलिए मैं ये प्रश्न उठता है कि 34 लाख करोड़ का बजट मात्र 42 लाख करोड़ का हुआ 8 साल में, लेकिन 51,000 करोड़ 41 लाख करोड़ हो गए। ये प्रश्न अगर हम लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है कि ये जेन्युइन प्रश्न है, इसका जवाब जरूर आना चाहिए। इसका जवाब भी जरूर आना चाहिए कि सारे आर्थिक संसाधनों पर एक ही आदमी का कब्जा क्यों, हमारे बाकी के जो लोग हैं उनको क्यों बुलिंग करके पीछे कर दिया जा रहा है। जैसे जीवीके को पीछे कर दिया, HAL को पीछे कर दिया, अब BHEL की भी बारी आने वाली है। सुन लीजिए, मैं पहले कह रहा हूं। ठीक है, मैं सीधे प्रांजल के पास चलता हूं। प्रांजल, क्या हमें अपने ग्रोथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का ये तर्क, वो ये कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ जर्नी को जो अटैक करेगा हम उसके खिलाफ जाएंगे, क्या ये अटैक भारत की ग्रोथ जर्नी पर अटैक है, जैसा कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट विवेक बिंद्रा या बाकी लोग मानते हैं? आपका क्या मानना है?
देखिए, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा दीपक, कि सिर्फ अडानी पर अटैक नहीं है, लेकिन कई जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं दुनिया भर की, ये भी कह रहे हैं कि भारत से जब बड़ी कंपनियां उभरती है, या जो नई देशों से, पुराने जिनको गरीब माना जाता था उन देशों से बड़ी कंपनियां जब विश्व स्तर पे उभरती हैं, तो वो एक प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं जो कंपनियां पहले से हैं। इसलिए ये समझना आवश्यक है सभी लोगों को कि जब भी कोई नया कंपटीशन आता है, लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और ये लगातार होता रहता है। और ये पहले भी हुआ है, यूपीए के समय भी हो रहा था कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध कई सारे बेकार के केस किए जा रहे थे, पीआईएल की झड़ी लग गई थी। यूपीए में जो कांग्रेस के जो मंत्री हैं, उनसे आप पूछिए, वो सब मानेंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो बात हो रही है कि निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट एयरपोर्ट हो गए, लोगों को याद रहना चाहिए कि जब 2002 और 2006 के बीच में सारे जो बड़े एयरपोर्ट का निजीकरण हुआ था, उसका सभी विपक्ष की पार्टियों ने विरोध किया था, कांग्रेस ने भी उसका विरोध किया था। आज सब उसके गुणगान गा रहे हैं कि देखिए कितने अच्छे एयरपोर्ट हैं, एक ही को दे दिए। तीसरी बात, राज्य सरकारें इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट्स करती हैं, वो भी तो उद्योगपतियों के साथ बैठती हैं। क्यों बैठती हैं? क्योंकि हर मुख्यमंत्री को मालूम है कि निवेश आवश्यक है, सिर्फ सरकार निवेश नहीं कर सकती, निजी निवेश आवश्यक है। जब तक निजी निवेश नहीं होगा तब तक आप कारोबार नहीं बढ़ा सकते, नौकरियां नहीं बढ़ा सकते। चौथी बात, मनमोहन सिंह अपने साथ कितने बड़े बड़े कारोबारियों को ले गए। 2013 में बराक ओबामा से जब मिलने गए थे तो उन्होंने बोला था आईटी सेक्टर के लिए आप और छूट दीजिए, क्यों हमारे आईटी सेक्टर को बढ़ा नहीं रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि मनमोहन सिंह को इन सब आईटी कंपनियों ने पैसा दिया था? जब मनमोहन सिंह सारी भारत की कंपनियों को विदेश में फैला रहे थे तो क्या पैसा लेके फैला रहे थे? मुझे लगता है कि राजनीति और बिजनेस को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीति यहाँ पे हो रही है उससे तो लगता है कि भारत को और नीचा होगा, और जो कारोबारी हैं उनका उत्साह बढ़ाने की जगह उसको और कम कर रहे हैं। अगर किसी कारोबारी का काम बढ़ रहा है और वो बहुत मुश्किल सेक्टर में जा रहे हैं, हमारे अगर बंदरगाह देखें, एयरपोर्ट देखें, इसमें 20-20 साल बाद इसमें पैसा मिलता है। अगर कोई निवेश कर रहा है तो अच्छी बात है, उसको हर बार उसके ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है। ठीक है, जो निवेश कर रहा है उस पर हर बार उंगली उठाना ठीक नहीं है, प्रांजल का कहना है। प्रांजल ने एक बात कही रीना जी, जिस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। हर देश का राष्ट्रपति, हर देश का प्रधानमंत्री, हर देश का जो डिग्निटरी किसी बाहर के विदेश के दौरे पर जाता है तो अपने साथ बिजनेस डेलीगेशन ले जाता है। कई चीफ मिनिस्टर जब इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जाते हैं तो वो भी अपने साथ कई लोगों को ले जाते हैं। इसमें गलत क्या है? इसके ऊपर सवाल उठाना कितना जायज है? और यही सवाल मैं सुरेंद्र राजपूत से भी लूंगा। आरपी सिंह जी का जवाब बहुत देर से नहीं हुआ है। देखिए दीपक जी, मैं पहले वाले जो प्रवक्ता थे उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कारोबार को और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, क्योंकि इसी से कारोबार बढ़ेगा। आप बिल्कुल उसको एक फेयर प्ले बनाएं कि कारोबार राजनीति अलग रखी जाए। इसी से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि देश में कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं है, जो कारोबार करना चाहे वो अच्छे से करे। सबूत मांग रहे थे आरपी सिंह जी, 2018 में जब एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहे थे, फाइनेंस कमेटी, नीति आयोग, दोनों ने ऑन रिकॉर्ड बोली है ये बात, और चेक करा लीजिए आप कि 2018 में नहीं प्राइवेटाइज हुए, ये यूपीए 2 में हो गए थे। नहीं दीपक जी, 6 और एयरपोर्ट, जब 6 और एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हुए थे, 2018 की रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली कहा है This Adani Group has no experience of running airports. ऐसा ग्रुप जिसको एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एयरपोर्ट नहीं देना चाहिए। ये दोनों, फाइनेंस कमेटी, नीति आयोग, दोनों ने बोला है। सरकार ने इसको नजरअंदाज करके अडानी जी को एयरपोर्ट दिए। दूसरी बात, राजनीति कारोबार को अलग रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अडानी जी के प्लेन में नहीं जाना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि आपकी अडानी जी के साथ दोस्ती है, और पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि आप अडानी जी को अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं। ये मैसेज किसी भी देश की
अर्थव्यवस्था के लिए ठीक मैसेज नहीं है। ठीक है, आरपी सिंह जी के पास चलते हैं। आरपी सिंह जी, मैसेज ये जा रहा है कि चूंकि अडानी जी और प्रधानमंत्री जी के भी जो एक बिजनेसमैन या स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप होती है वो है या ये है, लेकिन रीना जी हो, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हो, बाकी विपक्षी दल हो, उसको शक की दृष्टि से देख रहे हैं, ये इनका आरोप है। आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं यहां से स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी भी व्यापारी को अपने साथ नहीं लेकर गए विदेश में, ना किसी के व्यापारी के हवाई जहाज में कहीं विदेश या किसी यात्रा में गए। ये झूठा आरोप है, निराधार आरोप है। प्रधानमंत्री जी के बारे में स्पष्ट कर दूं, पहली बात। दूसरी बात, अरे अभी हाल में भगवत मान गए थे जर्मनी, जरा लिस्ट निकाल लीजिए ना, किस किस को साथ लेकर गए थे और कौन कौन साथ गए थे। मैंने आपको अच्छी बात नहीं ना, देखिए अच्छी बात नहीं, देखिए ये दीपक अच्छी बात नहीं, देखो मैं टोकता नहीं ना, ये अपनी तरफ नहीं टोकेगी। रीना जी प्लीज आरपी सिंह जी को अपनी बात कहने दीजिए। तो सबको जानकारी है कि किस किस को साथ लेकर गए थे और क्या क्या हुआ, वो कई सारे अखबारों में छपा। मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कोई कल अखबारों के आधार पर मैं कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि हो सकता है निराधार हो, कल मुझे आप गले से पकड़ लें, मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस डाल दें। परंतु हाँ रीना जी, आप तैयार रहिएगा, आपको चिट्ठी आ रही है जो आपने कहा अभी, जिस बारे में आपने प्रधानमंत्री जी को लेकर कहा और कहा कि ईरानी के हवाई जहाज में प्रधानमंत्री जी गए थे, इसकी चिट्ठी मैं आपको भेज रहा हूँ तुरंत, अभी मैंने मैसेज कर दिया इसके लिए, क्योंकि निराधार आरोप लगाने का फायदा नहीं। हाँ, परंतु जरा कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहिए, अगस्ता वेस्टलैंड की जो हाइट का फर्क किया था और लगभग 360 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया था, अभी तो मुकदमा चल रहा है उसमें तो जानकारियां सब आ रही हैं, सबके सब लोग आ रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर किस किस से पैसे आए थे, उसकी जानकारी जरा पुख्ता कर दें। जाकिर नायक से लेकर नीरव मोदी से लेकर किस किस के पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में आते रहे, उसके बारे में जानकारी दें। वाड्रा जो इनके जीजा श्री हैं, उनके साथ डीएलएफ के साथ क्या क्या डील हुआ, कैसे डीएलएफ ने 65, वही तो कहूँ आज तक ये नहीं बता धंधा क्या करते हैं, 65 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। दीपक भाई, आपको कोई 65 रुपए नहीं देगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, मतलब होता था दे सकते हो लोग, परंतु कोई मुझे कोई नहीं देगा, भाई नहीं देगा, नहीं मुझे कोई 65 रुपए नहीं देगा, या संजय राजपूत जी को कोई 65 रुपए नहीं देगा। 65 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का लोन मिल जाता है, फिर वो बेचते हैं, बेचकर मुनाफा कमाते हैं, फिर वो बिना ब्याज का लोन वापस देते हैं, मुनाफा अपने घर ले जाते हैं। तो सब कुछ है। बीकानेर में जो घोटाला हुआ उसमें 16 एफआईआर दर्ज है और उसमें इनकी सरकार के रहते हुए भी है, और 4 एफआईआर में वाड्रा साहब का नाम है, ये सबको जानकारी है। तो लंबी फेयर लिस्ट है और जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसमें सर हाँ 90 सेकंड हुए नहीं मेरे, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। यहाँ कृपा कर आपके पास कोई एविडेंस तो कृपा कर जाइए ना, थाने में जाइए, कंप्लेंट दर्ज करिए, अपने एविडेंस ले जाइए और जाकर कंप्लेंट दर्ज करिए। मैंने खुद कंप्लेंट दर्ज करी थी कॉमनवेल्थ गेम के मामले में, तो उसमें मुकदमा चला आगे। इस प्रकार आप भी कृपा करिए और कृपा करके रीना बहन बिना सोचे समझे मत बोलिएगा। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप कुछ भी आकर उल जुलूल बोल जाएंगे चल जाएगा। ये अपने घोटालों की चर्चा कर लें, जिसके केजरीवाल साहब के मामले में स्पष्ट होने लगा कि कुछ मामला है, गोवा के फंडिंग का जो हुआ, किसका कैसे हुआ, वो जानकारी आने लगी सबके सब। वो जो एक पकड़ा गया है वो किसका आदमी है, कैसे है, उसको यहाँ पे सरकारी मंत्री का बंगला था, मंत्री का बंगला दे रखा था। मैं नाम नहीं लेना चाहता तो उसको हाईलाइट में लेना। अरे सुनो बहन, सुनो एक मिनट, आपने उसको एक मंत्री का बंगला दे रखा था जिसके माध्यम से पैसे कमाए जा रहे थे। दिल्ली सरकार ने एक मंत्री का बंगला दे रखा था। क्यों दे रखा था मंत्री का बंगला आपने? भाई क्या रिश्तेदारी थी, क्या कारण था, क्यों वो ऑपरेट कर रहा था? ठीक है आरपी भाई, मैं यहां से सीधे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास चलता हूं और बीजेपी ने जो हाउस के अंदर आरोप लगाया, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी उसी का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। बीजेपी का यह कहना है कि जीवीके और जीएमएमआर के पास कहां पर एयरपोर्ट संचालन का एक्सपीरियंस था, यह बताइए आप। हम फिर से वही बात कह रहे हैं, हमने तो ये कहा नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जीवीके के पास अगर नहीं था तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या सो रही थी? भाई अदालत में जाती या आरोप लगाती? नहीं सर, इनको तो आपने भी ठेका दिया था ना, ये बीजेपी ने कहा क्यों? एक मिनट सर, अगर हमने उस वक्त ठेका दिया था तो उस वक्त बीजेपी के लोग क्या चद्दर तान के अफीम खा के सो रहे थे? क्या कर रहे थे? कहां घूम रहे थे?
मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं कि जब हम कोई आरोप लगाते हैं तो ये लोग चले जाते हैं एसोसिएट जर्नल प्रेस पर, ये लोग चले जाते हैं रॉबर्ट वाड्रा पर, ये लोग चले जाते हैं उस पर। पिछले 8 साल से दीपक भाई इनकी सरकार है और हम इनके आरोप सुन सुन करके पहले थक गए 2004 से 2014 के बीच में, और 2014 से भी ये लोग बिल्कुल उसी तरीके की रोना रो रहे हैं कि 2014 के बाद तो आपकी सर्वमान्य सरकार, ईडी आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, सीबीआई आपके पास, रॉ आपके पास, सब कुछ आपके पास, उसके बाद भी आप किसी एक आरोप को पुष्ट नहीं कर पाए। 2G आपने कोल स्कैम की बात करी, कोल स्कैम में इकलौता अगर कोई आदमी जेल गया 3 साल के लिए तो वो दिलीप भूरिया गया, वो इनका भाजपा का मिनिस्टर। आप बात समझिए, और वो भी आप देखिए हमारा कोई आदमी नहीं गया। कोल स्कैम नीट एंड क्लीन, 2G नीट एंड क्लीन, सारी चीजें आरोप लगा के भागते हैं ये लोग। पिछले 8 साल में इन सारे हमारे लोगों के ऊपर आप जेल भेज देते, सजा करवा देते, कानूनी कोई कार्रवाई कर देते, खत्म कर देते केसेस को, लेकिन नहीं, ये आरोप सिर्फ चुनाव के लिए लगाते हैं। हम जब आरोप लगा रहे हैं तब इनको सारे आरोप याद आ जाते हैं। तो ये इन सब चीजों की बात ठीक नहीं है। देश इससे नहीं, आरोपों से देश नहीं चलता। विपक्ष आरोप लगाए हम जवाब देंगे, क्योंकि अगर हम सत्ता में होंगे, लेकिन जब विपक्ष आरोप लगाता है तो सत्ताधारी दल वाले आरोप लगाने लगते हैं। ये एक नई परंपरा है अपने आप को बचाने की। इस तरीके से एस्केपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सत्ता को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए कि अगर विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच करें। आ गई बात सदन की। सदन में आज क्या नाम हमारे रविशंकर जी प्रसाद जी नाक फुला फुला करके ये नियम का है, वो नियम का है। अरे भाई, हमसे काहे कह रहे हो? आप ओम बिरला जी से लड़ो ना जाकर के। ओम बिरला जी तो भाजपा के सदस्य हैं, इस समय निरपेक्ष रूप से वो सदन के अध्यक्ष हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये बहुत बड़े वकील बन रहे हैं सदन के। जब उन्होंने खारिज कर दी तो उसके बाद उनके आरोपों का क्या मतलब? निराधार आरोप लगा रही है सत्ताधारी पार्टी अपने आप को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की प्रॉक्सिमिटी बचाने के लिए, गौतम अडानी जी के साम्राज्य को बचाने के लिए। शेल कंपनियों की जांच क्यों नहीं करते हैं ये लोग? मैं यहां से चलता हूं विवेक बिंद्रा जी के पास। शेल कंपनियों के आरोपों की जांच क्यों नहीं होना चाहिए विवेक बिंद्रा जी? कांग्रेस क्या सवाल वाजिब नहीं उठा रहे? आरपी आऊंगा मैं सीधे आपके पास। नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है कांग्रेस का। शेल कंपनियों के आरोपों की बिल्कुल जांच होनी चाहिए और शुरुआत भी हो चुकी है। वो अपनी जांच करके अपनी रिपोर्ट दे भी चुका है हिंडनबर्ग। अब उसके ऊपर ये भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। आगे जांच होगी, क्यों नहीं होगी? सेबी को अपना काम करना चाहिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि हम इसका जो है राजनीतिक फायदा किसी और चीज का उठाइए। बिजनेसमैन के अगेंस्ट जाके भारत के जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स बिल्ड हो रहे हैं उसमें राजनीतिक फायदा ना उठाइए। मेरी इतनी प्रार्थना है। मैंने आपको बताया अमेजॉन, गूगल, मेटा यानी फेसबुक, इन्होंने कितने एम्प्लॉय निकाल दिए। अडानी ने तो एक एम्प्लॉय नहीं निकाला है। मैं ये बता दूं, अभी पीछे कोई कह रहा था कि भारत डूब गया, बर्बाद हो गया। अरे भाई साहब, यूएस की 1.6% ग्रोथ रेट था, चाइना का 3.2% था, जर्मनी का नेगेटिव था, जापान का 1.5% था, इंडिया का 6.8% था। जहां पड़ोसी देश हो रहे हैं फेल, वहां हमारे दियो में अभी भी बचा हुआ है तेल। जीएसटी कलेक्शन हमारा रिकॉर्ड हाईएस्ट हुआ है। 10.5 लाख करोड़ से हम 13.5 लाख करोड़ पे चले गए, 25-26% ज्यादा हुआ है। श्रीलंका का पता नहीं है आपको, उनका राष्ट्रपति भाग गया, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है इस समय, इन्फ्लेशन रेट 302% है वहां पे। पाकिस्तान आपको पता नहीं है कि बता दिया गया है कि साउथ एशिया की सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी है, बिजली चली गई, सब खत्म हो गया, इन्फ्लेशन वहां 48% है पाकिस्तान में। मैं क्षमा चाहता हूं, ये बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है। पाकिस्तान का जो उनका स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके पास $4 बिलियन बचा, यानी कि 3 हफ्ते का पैसा बचा इंपोर्ट करने के लिए। खत्म होकर दिवालिया हो गया, 88% इन्फ्लेशन बढ़ गया। भारत में तो 4.8% था। हम लोग आज जो इस समय ग्लोबल रिजर्व है डॉलर्स का, वो 6th हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 13 करोड़ हमारे एमएसएमई इस समय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लगातार। अब अमेरिका जो है अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है, इसलिए सड़कें हैं। अमेरिका में सड़कें हैं इसीलिए 2019 के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जिस राफेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर राहुल गांधी ने, लेकिन वो आरोप टिके नहीं। अब अडानी को लेकर ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। क्या कोई नया नैरेटिव बना पाएंगे? सबसे बड़ी बात, क्या कोई नया नैरेटिव आप बना पाएंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ? क्योंकि अभी भी रविशंकर प्रसाद का यही कहना है, सुरेंद्र राजपूत जी, कि प्रधानमंत्री की छवि ईमानदार की है और बेदाग छवि है। इस पर आप जो है कुछ आरोप लगाकर कीचड़ नहीं उछाल पाएंगे। ये लब्बो-लुआब था उनकी बात का। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी ने जितनी थेथरई करनी थी सारी थेथरई की, खूब नाक फुला फुला करके की।
आप बताओ दीपक भाई, आप तो 8-10 साल 15 साल से देख रहे हो, इसमें नई कौन सी एक नई बात बताई हो तो आपके सामने है। आपके सामने सारे आरोपों का हमने अभी उससे पहले इत्तफाकन हम कह रहे थे कि 8 साल से इनकी सरकार थी, तो इनकी सरकार के 8 साल में हमको भाई जिसके लिए वो किया था, आरोप किया था, कोर्ट से सजा दिला देते। लेकिन इनको कोर्ट से सजा नहीं, ना कोर्ट की इनके किसी बात पर भरोसा है। जमानत को ये लोग कह रहे हैं कि हम अपराधी हैं, और अपना जो 500 लोग जमानत पर है वो अपराधी नहीं है, वो जो तड़ी पार थे वो अपराधी नहीं है, वो जितने भी वो लोग थे। आज सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी से बौखला गई है, भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है, महंगाई पर कुछ नहीं कर पा रही, बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर पा रही, और उनका और अडानी जी का नेक्सस खुल गया है। ठीक है, पता चल गया है कि भारत के लोगों को बताइए, आप घबरा गए राहुल गांधी से, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से? एक छोटा कमेंट, फिर मैं चलते चलते विवेक बिंद्रा जी से एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। सिंह साहब, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि जो भगोड़े हैं उनको वापस लाया जाएगा, सुनिश्चित हो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, जो इन्होंने भगाए थे। परंतु एक बात और मैं कह देता हूँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भगोड़ा बनने का मौका नहीं देंगे हम उनको भागने नहीं देंगे। इनके खिलाफ पूरे चार्जेस जो हैं उनके ऊपर मुकदमा चलेगा और यहीं पे चलेगा, भागने नहीं देंगे, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, सीधे विवेक बिंद्रा जी, कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे आज पिछले कुछ दिनों से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी पर आरोप लगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते? 2-3 बात क्विकली समझा देता हूं। पॉलिटिक्स का फायदा उठाइए, पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन को गिरा के नहीं, भारत को गिरा के नहीं। अडानी का पीई ज्यादा था, मैं मानता हूं, कंपनी ओवर वैल्यूड थी, सब जानते हैं, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं। अडानी में रिटेल इन्वेस्टर था ही नहीं, पैसा डूबा ही नहीं है रिटेल इन्वेस्टर का, बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर था। अडानी का पीई 300 पार था, रिलायंस का 25, इन्फोसिस का 27, टीसीएस का 31, लेकिन अडानी ड्रॉप करने के बाद भी 168 पे गया। हम समझते हैं बात को, ओवर वैल्यूड है कंपनी, परंतु अडानी भी झूठ बोल रहे, एसबीआई भी झूठ बोल रहा, एलआईसी भी झूठ बोल रहा, फाइनेंस मिनिस्टर भी झूठ बोल रही, आरबीआई भी झूठ बोल रहा, पीएनबी भी झूठ बोल रहा, सेबी भी झूठ बोल रहे, सबके सब झूठ बोल रहे, राजनीतिक फायदा उठाने वाले सच बोल रहे। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस है, रियल बिजनेस है। एसएनपी ने बोल दिया, एसएनपी ग्लोबल नंबर 1 रेटिंग देने वाली कंपनी, मोडी नंबर 2 रेटिंग देने वाली कंपनी, वो बोल रहे हैं भाई सब कुछ कंट्रोल के अंदर है, बिजनेस चल रहे हैं, कैश फ्लो के बिजनेस है। अडानी एनर्जी गैस इस समय आज देश की इतनी बड़ी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, धंधा चल रहा है, पैसा आ रहा है, कागज ऊपर नीचे हुआ है। कंफ्यूज मत होइए, राजनीतिक फायदा बिजनेसमैन को माफ कर दीजिए, उसको छोड़ के कहीं और उठा लीजिए। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। हमारी इस बहस में फिलहाल इतना ही। आरोप और प्रत्यारोप संसद में लगते रहते हैं, ये चलते भी रहेंगे, क्योंकि 2024 में लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव जो आने वाला है।